तो आइए फ्रेंड्स, अब हम समझते हैं 17वां क्वेश्चन, एक बार और समझ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन से तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो देखो, इस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको ये समझना होगा, आपको जानना होगा वैद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में। तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी होती क्या है? तो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्वों को उनकी क्रियाशीलता के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में रखा जाता है, और जो तत्व अधिक क्रियाशील तत्व होगा, अधिक क्रिया करने की क्षमता रखता होगा, वो उस श्रेणी में ऊपर होगा, जबकि जो कम होगा तो वो उससे नीचे होगा। तो उसी के आधार पर ये क्वेश्चन को आप समझ सकते हैं। तो जो तत्व उसने कहा निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस निकालता है। तो तत्व जो होते हैं, धातु जो होती है, अम्ल के साथ हाइड्रोजन गैस निकालती है, लेकिन आपको पता होना चाहिए वो कौन सी धातु है। तो देखो, यहाँ पर क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन तो अधातु है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। धातु क्या होती है तो आप लोगों को पता होगा, बेतत्व जो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। क्लोरीन एक ऐसा तत्व है जिसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। सल्फर भी है, तो सल्फर ही 2,8,6 इसका इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है, तो ये भी क्या करता है, अधातु है। अब बात रही कॉपर, तो कॉपर धातु, जिंक भी यहाँ पे जस्ता जिंक भी है। तो अब इन दोनों में से ये देखना होगा कि वैद्युत रासायनिक श्रेणी में तत्व कौन सा ऊपर है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन से ऊपर जिंक होता है, ना कि कॉपर होता है, यानी तांबा होता है। तांबा तो नीचे होता है, तो तांबा तो कर नहीं सकता, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जिंक। तो ध्यान रखना कि जब हम देखो जिंक की हम इसकी रिएक्शन समझे, तो जैसे यहाँ पर है कौन सा तत्व, तो हमने कह दिया जिंक। जिंक का क्या होता है फार्मूला, Zn आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर क्रिया कैसे करना है, HCl अम्ल से तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा, तो Zn किसके साथ, Cl के साथ क्रिया करेगा, तो क्या बनाएगा, ZnCl2। आपको पता होगा ना, इसकी संयुक्ता 2 होती है, तो ये यहाँ पर आ जाती है। क्लोरीन की 1 होती है, तो इसकी यहाँ पर 1 लिखी जाती है। अब इसके बाद क्या बनेगा, जो हाइड्रोजन बचा ना, तो वो हाइड्रोजन गैस में परिवर्तित हो जाएगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, जिंक होगा। इसके बाद 18वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक का रंग होता है। क्षारीय विलयन में फिनोप्थिलीन सूचक का रंग होता है लाल, पीला, नीला, रंगहीन। तो क्षारीय विलयन में जो फिनोप्थिलीन होता है, एक सूचक कहलाता है फिनोप्थिलीन। इसका जो रंग होता है क्षारीय विलयन में, वो कैसा होता है, लाल होता है, ध्यान रखना। और क्षारीय माध्यम में पहुँचता है तो इसका रंग क्या, सॉरी अम्लीय माध्यम में इसका रंग क्या हो जाता है, अलग बदल जाता है। 19वां क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। निम्न में से कौन सा युग्म विस्थापन अभिक्रिया करता है, तो कौन सा अम्ल करता है। तो देखते हैं NaCl विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन, NaCl को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड विलयन एवं कॉपर धातु, MgCl2 विलयन एवं एल्युमिनियम धातु, FeSO4 विलयन एवं सिल्वर धातु, और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट विलयन एवं कॉपर धातु। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर आप लोगों को पता होगा, मैंने बताया था कौन सा होता है, AgNO3। जी, 2 क्वेश्चन द्वारा लिखा गया। अगला क्वेश्चन दिया, लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त होती है। ग्रीस लगाकर, पेंट लगाकर, जिंक की परत चढ़ाकर, इन सभी के द्वारा। तो लोहे के फ्राइंग पैन को अगर बचाना है तो आप ग्रीस भी लगा सकते हो, पेंट भी लगा सकते हो, जिंक की परत, तो इसका उत्तर होगा आपका ये सभी। 21वां क्वेश्चन दिया, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है। निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो बताओ कौन सी धातु है। मैंने क्या बताया था ना, मैंने अभी इससे पहले बताया था कि वही धातु विस्थापित कर सकती है जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी में क्या होगी, उसके नीचे होगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमारा, निम्न में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती, Mg, Cu, Pt, Hg। इनके नाम बता दूं, Mg को हम मैग्नीशियम पढ़ते हैं, Cu को कॉपर पढ़ते हैं, Pt को प्लेटिनम पढ़ते हैं, Hg को मरकरी पढ़ते हैं। तो कौन सी धातु जो अम्ल से धातु हाइड्रोजन विस्थापित कर दी, तो मैंने बताया ना, जो तत्व वैद्युत रासायनिक श्रेणी में ऊपर होगा वो नीचे वाली धातु को विस्थापित कर दे। अब हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन से नीचे वाली धातु है वो हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर सकती। तो कॉपर हाइड्रोजन से नीचे होता है, प्लेटिनम नीचे होता है, मरकरी भी नीचे होती है, Mg नहीं होती, Mg ऊपर होती है। इसलिए Mg हाइड्रोजन से क्या करेगी, अम्ल से क्रिया करके क्या बनाएगी, अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देगी। देखो रिएक्शन समझ लो, यहाँ पर आपका जैसे दिया Mg क्रिया कर रहा ना, ये तो दे रहा है, काय से क्रिया कर रहा, अम्ल से, तो HCl। अब HCl से क्रिया करेगा तो Mg HCl से क्रिया करके क्या बनाएगा, MgCl2 बनाएगा, ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। अब क्या बचा, हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन क्या होगा, गैस में परिवर्तित हो जाएगा, तो यहाँ पर H2। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका, इसका राइट आंसर होगा Mg। तो कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित करती है, तो Mg। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल से हाइड्रोजन विस्थापित नहीं करती है। तो Mg तो करती है, ठीक है, कौन सी करती है, Mg तो करती है, Fe भी करती है, Cu नीचे होती है, Zn करती है। तो कौन सी धातु नहीं करती है, तो यहाँ पर Cu नहीं करती, क्योंकि ये
हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं धातु, इसलिए ये तो कर देती हैं, लेकिन Cu की बात करें तो Cu नहीं करती है। जबकि ऊपर क्वेश्चन क्या था, विस्थापित कर दी तो Mg कर देती थी, यहाँ पर Mg नहीं करती। तो कौन सी नहीं करती? कॉपर नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि वो हाइड्रोजन से नीचे होती है। जो धातु ऊपर होंगी तो वो कर देंगी, लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा? क्वेश्चन में पूछा ना नहीं करती है, तो कौन सी नहीं करती है? कॉपर नहीं करती, ये तो कर देती है। तो इसका गलत आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका Cu। क्वेश्चन नंबर 23 में आपका दिख रहा है तांबे का अयस्क है बॉक्साइट, मेलिकाइट, कार्नेलाइट, सीडेराइट। क्वेश्चन पूछा गया तांबे का अयस्क है बॉक्साइट, मेलिकाइट, कार्नेलाइट, सीडेराइट। तो जो बॉक्साइट तांबे का जो अयस्क है वो है आपका मेलिकाइट, इसका राइट आंसर है। ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है, किसका? ताम्र ग्लांस का रासायनिक सूत्र है Cu2s, Cu2o, CuFe2s2, CuCO3। तो इसका राइट आंसर है Cu2s, कॉपर सल्फाइड। क्या है? कॉपर सल्फाइड, इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका 25वां क्वेश्चन दिख रहा है क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है। क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है बॉक्साइट, मेलिकाइट, सीडेराइट, हॉर्न सिल्वर। तो क्लोराइड अयस्क का उदाहरण है हॉर्न सिल्वर, ध्यान रखना। सिल्वर क्लोराइड अयस्क का उदाहरण क्या है? हॉर्न सिल्वर। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त की है? दोबारा क्वेश्चन आ गया, सॉरी। लोहे की फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त है? तो ग्रीस लगा करके, पेंट लगाकर, जिंक की परत चलाकर, ये सभी। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको जंग से बचाना है तो आप उस पर ग्रीस लगा दो तो भी बच जाता है, पेंट लगा दो तो भी बच जाएगा, जिंक की परत चला दो तो भी बच जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इन सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका खाद्य पदार्थ को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है। खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर, डिब्बों हैं यहाँ पर, क्या सुधार लेना, यहाँ पर आपका डिब्बों है, सॉरी। डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है। जिंक अपेक्षाकृत कम अधिक क्रियाशील है, दूसरा टिन की अपेक्षाकृत कम क्रियाशील है। जिंक का गलनांक कम होता है, टिन का गलनांक अधिक होता है, ठीक है, टिन का कम होता है। तो खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए डिब्बों में जिंक के स्थान पर टिन का लेपन होता है, क्योंकि टिन अपेक्षाकृत कम क्रियाशील होता है। तो ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपको बकमिंस्टर फ्लोरीन का अपर रूप है। बकमिंस्टर फ्लोरीन का अपर रूप है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टिन का। तो जो बकमिंस्टर है ये कार्बन का अपर रूप क्या होता है? इस चीज़ को समझ लीजिए। अपर रूप का मतलब होता है एक से अधिक रूपों में पाया जाना। जैसे कार्बन है तो कार्बन में पाया जा रहा, कार्बन जैसे कार्बन है आपका किस चीज़ में? हर किसी में पाया जा रहा है। तो एक से अधिक रूपों में पाया जाना क्या कहलाता है? आपका अपर रूप कहलाता है। फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का। तो जो अपर रूप होता है वो कार्बन का होता है। कौन सा? बकमिंस्टर फ्लोरीन। क्योंकि फ्लोरीन है, देखो अगर देखा जाए तो हीरा में भी पाया जा रहा, बकमिंस्टर फ्लोरीन में भी पाया जाता। 60 कार्बन की 60 अणु की श्रृंखला होती है, उसको हम बकमिंस्टर फ्लोरीन कहते हैं। ठीक है, जब मैं पाठ पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा। तो बकमिंस्टर फ्लोरीन का अपर रूप है फास्फोरस का, सल्फर का, कार्बन का, टिन का। तो कौन सा? कार्बन का। अगला क्वेश्चन है आपका एथेन का अणु सूत्र C2H6 है। इनमें एथेन का अणु सूत्र C2H6 है। इसमें 6 सहसंयोजक आबंध हैं, 7 सहसंयोजक आबंध हैं, 8 सहसंयोजक आबंध हैं, 9 सहसंयोजक आबंध हैं। तो यहाँ पर देखो अगर मैं समझाना चाहूँ तो समझा सकता हूँ कि अगर उसने कहा एथेन, तो एथेन की अगर हम संरचना बनाते हैं तो यहाँ पर कार्बन और कार्बन की जो क्या होगा? एथेन है तो सिंगल बॉन्ड होगा। और यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या होगी? आपको बॉन्ड आप लोगों ने पढ़े होंगे, यहाँ पर हाइड्रोजन होगा, यहाँ पर भी क्या होगी? हाइड्रोजन होगी। तो ये मैंने आपकी क्या बना दी, स्क्रीन पर दिख रही होगी आपको, यहाँ पर एथेन है। क्या है? एथेन। तो उसने कहा ना एथेन का अणु सूत्र C2H6 है। देखो कार्बन कितने? 1 और 1 2, यहाँ पर 1 हो गया, 1 ये हो गया, 2 हो गए। अब हाइड्रोजन कितने हैं? तो 3 इस साइड और 3 इस साइड, 6 हो रहे हैं ना। तो C2H6 में कितने आबंध है, मतलब कितने बॉन्ड है? तो देखो जाए 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने हैं? तो एथेन के अणु सूत्र C2H6 में आबंधों की संख्या कितनी है? तो आबंधों की संख्या आप लोगों के लिए पता होगी कितनी, ना कि 6 कितनी है बल्कि 7 है। समझ में आ गया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो देखो एक बार समझो। सबसे पहले एथेन का आणविक सूत्र बनाओ। तो आप यहाँ पर देखो कार्बन और कार्बन, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पर क्या होंगे अगर आपको पता हो तो यहाँ पर होते हैं हाइड्रोजन। इतनी बात समझ में। अब इसका देखो ना उसमें आबंध है, आबंध का मतलब बॉन्ड कितने हैं? तो देखो 1 2, यहाँ पर दूसरे कलर से करते हैं जिससे आपको दिखे,
1 2 3 4 5 6 7। तो कितनी आबंद है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा 7 आबंद है। आपको समझ में आ गया हो। तीसरा क्वेश्चन आपको दिख रहा है, तीसरा क्वेश्चन, एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है। एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम है, तो इसको समझ लिए। जैसे पता है एल्कोहल का मतलब क्या होता है? जिसमें OH समूह उपस्थित होता है वो होता है आपका एल्कोहल। क्या होता है? जिसमें OH समूह उपस्थित होता है तो वो होता है आपका एल्कोहल। ठीक है। अब एथिल एल्कोहल की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा? C2H5 होगा, क्योंकि इसको अपन क्या पढ़ते हैं? एथिल पढ़ते हैं। इसका निर्माण कैसे होता है? जब एल्केन में से एक हाइड्रोजन को कम कर दिया जाता है तो एल्केन समूह का निर्माण होता है। उसमें आ जाता है जैसे मैथेन है, तो मैथेन में से कम कर देंगे तो CH3 हो जाएगा, तो मैथिल हो जाएगा। अब एथेन का क्या होता है? C2H6 होता है। इसमें से एक हाइड्रोजन कम करेंगे तो क्या होगा? C2H5, तो इसको पढ़ेंगे एथिल। उसका N होता है, इसमें L होता है, तो एथिल, मैथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, तो यहाँ पर C2H5। इसका मतलब क्या होगा? ये होगा आपका एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम। तो ध्यान रखना, एल्कोहल के आईयूपीएसी नाम में बनाते समय जो उसमें अनुलग्न बाद में प्रयोग करते नाम के वो होता है ऑल। तो यहाँ पर देखो दिया आपका एथेनॉल, मैथेनॉल, एसिटिक अम्ल, एथनोइक अम्ल। तो देखो ये तो होगा नहीं, वो एक अम्ल है, एसिटिक अम्ल होगा नहीं। यहाँ पर मैथेनॉल, एथेनॉल की बात करें तो मैथेनॉल नहीं होगा, क्योंकि कार्बन यहाँ पर सुनने का ना एथिल एल्कोहल का आईयूपीएसी नाम तो होगा आपका एथेनॉल। इसको देखो C2H5OH को आईयूपीएसी नाम क्या होगा? इसका एथेनॉल। अगर साधारण नाम की बात करें तो क्या होगा? एथिल एल्कोहल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। 31वां क्वेश्चन आपको दिख रहा है, एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। एल्कोहलों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? तो आपको दिख रहा होगा अम्ल, एस्टर, एल्डिहाइड, एमीन। तो जब एल्कोहलों का आप क्या कराएंगे? हाइड्रोजनीकरण कराएंगे। क्या कराएंगे? हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो आपको वहाँ पर क्या प्राप्त होगा? आपको वहाँ पर एल्डिहाइड प्राप्त होगा। कैसे? तो इसको अगर समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखो जैसे मैंने लिया यहाँ पर C2H5OH, ये एल्कोहल ले लिया। एल्कोहल की क्रिया हम कहाँ से कराएंगे? उसने कहा ना हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे। तो हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराएंगे तो जो आपका एल्कोहल होता है ये परिवर्तित हो जाता है किसमें? आपका फॉर्मेल्डिहाइड में परिवर्तित हो जाता है। किसमें? एल्डिहाइड में परिवर्तित। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? एल्डिहाइड। 32वां के यहाँ पर 33वां है, फिर मिस्टेक हुई। ब्यूटेनॉन, ब्यूटेनॉन देखो नॉन का मतलब क्या होता है? जिसमें कीटोन समूह उपस्थित होता है उसका सफिक्स क्या होता है? ऑन। तो ब्यूटेनॉन चतुर कार्बन यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह है। तो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है इसका कि ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक है जिसका क्रियात्मक समूह है। दो क्रियात्मक समूह क्या प्रदर्शित करता है? जैसे एल्कोहल है, ध्यान समझना, जैसे एल्कोहल होता है वो किसको दिखाता है कि ये क्या है? एल्कोहल है। जिसमें OH होता है वो एल्कोहल होता है। उसी प्रकार से जिसमें आपका CH होगा, क्या CH जुड़ जाता है, वो एल्डिहाइड होता है। उसी प्रकार से अगर देखें तो जिसमें R के साथ यहाँ पर क्या होगा? आपका कार्बन होगा और यहाँ पर एक कार्बन, इसके साथ एक और एल्किल समूह जुड़ जाए और यहाँ पर डबल बॉन्ड जुड़ जाए तो ये क्या होता है? आपका कीटोन होता है। उसी प्रकार से अगर हम देखें ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के इस तरफ R जुड़ जाए, इस तरफ भी R जुड़ जाए तो ये क्या होता है? आपका यहाँ पर R डैश कर दे तो यहाँ पर ये ईथर होता है। क्या होता है? ईथर होता है। उसी प्रकार से अगर देखें अगर S है, S की यहाँ पर भी R जुड़ जाए, यहाँ पर भी R जुड़ जाए तो ये क्या होता है? आपका थायो ईथर होता है। उसी प्रकार से क्रियात्मक समूह जो होता है उसने कहा ब्यूटेनॉन। तो बताओ ब्यूटेनॉन किससे मिल रहा है? यहाँ पर देखो ब्यूटेनॉन कार्बोनिल अम्ल से मिल रहा? नहीं मिल रहा ना। एल्डिहाइड से मिल रहा? नहीं मिल रहा। कीटोन ऑन आ रहा है ना, तो ये किसका होगा? ब्यूटेनॉन किसका होगा? कीटोन समूह का होगा। एल्कोहल तो है, मैंने बताया OH। तो यहाँ पर कहा ना ब्यूटेनॉन चतुर कार्बनिक यौगिक जिसका क्रियात्मक समूह क्या है? कीटोन है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है, निम्नलिखित में से एल्डिहाइड है। एथेनॉल, एथेनॉल तो होगा नहीं क्योंकि मैंने बताया था ना, इससे पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि ऑल जिसमें लग जाता है वो एल्कोहल होता है, तो एथेनॉल तो होगा नहीं। एथेनल, एथीन, एथाइन, देखो एथीन भी नहीं हो सकता, एथाइन भी नहीं हो सकता, एथेनल होगा क्योंकि जो एल्डिहाइड होता है इसका जो सफिक्स होता है, अनुलग्न होता है, वो होता है अल। क्या होता है? अल। और एल्कोहल का क्या होता है? ऑल। ऑल लग जाते हैं यानी OH होगा तो वो क्या होगा? आपका एल्कोहल होगा। और जिसमें CH जुड़ जाएगा वो क्या होगा? आपका एल्डिहाइड होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका एथेनल। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन है, एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है। एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम है, तो बताइए कौन सा है? आपको दिख रहा होगा एथेनॉल, एथनोइक अम्ल, मैथेनोइक अम्ल और प्रोपेनोइक अम्ल। तो यहाँ पर एसिटिक अम्ल जो होता है उसका आईयूपीएसी नाम होता है वो क्या होता है? आपका एल्डिहाइड समूह का, इसमें लगता है OH अम्ल, तो इसका होगा आपको
एथेनोइक अम्ल। मतलब अगर देखें तो इसका जैसे जो नाम होगा C2H5COOH, तो ये क्या होगा आपका एथेनोइक अम्ल या फिर एसिटिक अम्ल। संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। अब इस क्वेश्चन को समझें। देखो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के, हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, जिसमें आपका हाइड्रोजन और कार्बन हो तो वो क्या कहलाता है आपका हाइड्रोकार्बन कहलाता है। अब यहाँ पर उसने कहा ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। एकल बंध, चतुष्फलकीय संरचना, कार्बन कार्बन 109 28 109 मिनट 28 सेकेंड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर बात ये है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता। पहले तो समझो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता क्या है। देखो अगर देखें हाइड्रोकार्बन को दो भागों में बांटा गया, एक होता है कौन सा संतृप्त, दूसरा होता है असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, अगर देखें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें क्या पाया जाता है, सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वे हाइड्रोकार्बन होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी पाया जाता है। तो उसने कहा ना संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नहीं होता है। क्या नहीं होता है, नहीं होता है एकल बंध, चतुष्फलकीय संरचना, कार्बन कार्बन, और यहाँ पर आपका है कार्बन कार्बन की चेन डबल बॉन्ड। तो यहाँ पर संतृप्त में क्या नहीं होता, संतृप्त में देखो एकल बंध होता है। मतलब जैसे लिखा है यहाँ पर एक संरचना बनाता हूँ मैं, जैसे यहाँ पर लिखा C2, यहाँ पर बॉन्ड होगा, यहाँ पर बॉन्ड होगा, यहाँ पर बॉन्ड, यहाँ पर बॉन्ड। देखो कार्बन संतृप्त में क्या है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड पाया जाएगा। ठीक है, चतुष्फलकीय संरचना भी बन जाती है। कार्बन कार्बन के बीच में अगर इनके एंगल देखें, यहाँ से यहाँ का एंगल देखें तो 109 मिनट 28 सेकंड होता है। बस संतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा, चौथा। 36वां है तेलों को पैलेडियम या निकल, यहाँ पर निकल नहीं है, निकल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराने पर वसा प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया निम्न का उदाहरण, संकलन अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया। तो तेलों का पैलेडियम या निकल आदि उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजन से क्रिया कराती है तो वो क्रिया कहलाती है आपकी संकलन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया, संकलन। इसी को हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, 37वां क्वेश्चन आपका दिया है, आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है। आधुनिक आवर्त वर्गीकरण का आधार है परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, संयोजकता, रासायनिक क्रियाशीलता। तो देखो आधुनिक आवर्त का अगर वर्गीकरण की बात की जाए तो सबसे पहले एक मोजले थे। तो मोजले नामक वैज्ञानिक ने 1913 में क्या किया था कि परमाणु क्रमांक की खोज करने के पश्चात उन्होंने सिद्ध किया था कि जो आपकी आधुनिक आवर्त सारणी होगी उसका मुख्य आधार होगा वो होगा परमाणु क्रमांक। क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी अभी जो है वो परमाणु क्रमांक के आधार पर, परमाणु क्रमांक को यदि बढ़ते क्रम में रखा जाता है तो एक सारणी प्राप्त होती है, हम क्या कहते हैं, आधुनिक आवर्त सारणी कहते हैं। और उनमें तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, परमाणु क्रमांक, परमाणु भार। क्योंकि अभी की बात है आधुनिक आवर्त सारणी जो बनी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा आपका, बी यानी दूसरा। निरूपक तथ्य सोडियम बोले तो NaKSCHG। तो जो निरूपक तत्व हैं वो है इसका आपका सोडियम। ठीक है, जब मैं इस पार्ट को पढ़ाऊंगा तो डिटेल पढ़ाऊंगा तो निरूपक तत्व पोटेशियम नहीं है, स्कैंडियम नहीं है, मरकरी नहीं है। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या है, सोडियम। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर कि यूरेनियम में क्षार धातु, अधातु, स्थायी तत्व, अंतर संक्रमण तत्व। तो क्षार धातु क्या है, यहाँ पर यूरेनियम है। यूरेनियम क्या है, तो यूरेनियम आपका क्षार धातु नहीं है, अधातु नहीं, स्थायी तत्व नहीं, अंतर संक्रमण तत्व है। कौन सा, अंतर संक्रमण तत्व। इसका राइट आंसर क्या होगा आपका चौथा। तो यूरेनियम है अंतर संक्रमण तत्व या अंतर संक्रमण धातु। 40वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर कि सर्वाधिक धन विद्युतीय तत्व है, सर्वाधिक धन विद्युत तत्व है सोडियम, एल्युमिनियम और आपका फ्लोरीन, पोटेशियम। तो सर्वाधिक जो धन विद्युत तत्व है तो आपका होगा सोडियम भी धन विद्युत तत्व है, एल्युमिनियम भी है, ये सब है, एफ नहीं है सॉरी। तो यहाँ पर पोटेशियम सर्वाधिक धन विद्युत तत्व कहलाता है, पोटेशियम यानी कि सर्वाधिक धन विद्युत तत्व है। 41वां क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर प्रवृत्तियों के बारे में कौन सा कथन असत्य है। आवर्त सारणी में बाएं से जब दाएं जाएंगे, अगर आवर्त सारणी आपको पता होगा कि यहाँ पर बनी होती है, ठीक है, यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ी होगी इस प्रकार से। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रहते हैं, नीचे क्या होता है, एक और होता है, यहाँ पर एस ब्लॉक होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर क्या पी ब्लॉक, बीच वाले को डी ब्लॉक और नीचे क्या होते हैं एफ ब्लॉक। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ी होगी, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप समझ लेना। तत्वों की तो आवर्त सारणी में बाएं से लेफ्ट से दाएं राइट जाएंगे तब प्रवृत्तियों में क्या क्या कथन असत्य हैं। तो तत्वों की धात्विक प्रकृति घटती है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है, परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग करते हैं,
इनके ऑक्साइड अम्लीय हो सकते हैं। तो इसको ध्यान रखना कि परमाणु आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं, ठीक है। जब बाएं से दाएं जाएंगे तो उनके जो इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता है वो क्या होगी, बढ़ती जाएगी। अगला क्वेश्चन है विकर्ण संबंध के तत्व हैं। विकर्ण संबंध के तत्व हैं लिथियम तथा बेरिलियम, लिथियम तथा मैग्नीशियम, लिथियम तथा सोडियम, एल्युमिनियम तथा सिलिकॉन। तो विकर्ण संबंध क्या होता है, तो आप लोगों के लिए पता होगा कि जो लिथियम होता है वो विकर्ण संबंध किसके साथ, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं समझाता हूँ। यहाँ पर आप लोगों के लिए होगा, ऐसे आपने पढ़े होंगे यहाँ पर आवर्त सारणी में। तो इसमें जो तत्व होगा इसके साथ, ठीक है, इसका इसके साथ जो संबंध रहता है ना, इस तत्व का इसके साथ, तो वो होता है आपका विकर्ण संबंध। तो यहाँ पर जैसे होगा आपका, ठीक है, हाइड्रोजन होता है, यहाँ पर लिथियम होता है, दूसरे में फिर क्या होता है, हेलिना की, यहाँ पर रफ से फरियाद, ठीक है, इसको। तो इसका आपको सिर्फ इतना ध्यान रखें कि जो विकर्ण संबंध है वो लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है। किसका, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ विकर्ण संबंध होता है। जब मैं इसको पाठ को पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा, सिर्फ अभी यहाँ पर समझ लें। तो विकर्ण संबंध के तथ्य हैं, तो लिथियम का बेरिलियम के साथ नहीं होता, लिथियम का मैग्नीशियम के साथ होता है। किसका, मैग्नीशियम के साथ। तो ध्यान रखना, इसका राइट आंसर है जे। 43वां क्वेश्चन है किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है। कार्बन के, बेरिलियम के, Mg बोले तो मैग्नीशियम के, Sn बोले तो टिन के। तो इसका राइट आंसर है टिन। तो किस तत्व का ऑक्साइड उभयधर्मी होता है, तो टिन के। अगला क्वेश्चन है निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। निम्न तत्वों में किसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है। तो आपको यहाँ पर क्वेश्चन दिख रहे हो कौन सा है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सल्फर। तो ध्यान रखना कि जो सबसे विद्युत ऋणात्मकता सबसे कम होती है वो होती है सोडियम की। किसकी, सोडियम की। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता विद्युत ऋणात्मकता होती है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, सोडियम। अगला क्वेश्चन है मुद्रा धातु है जिंक, Sn बोले तो टिन, और आपका Pb, यहाँ पर PH नहीं है, यहाँ पर सुधारना, मिससे मिस्टेक हुई, यहाँ पर क्या है Pb और चौथा है Cu। तो यहाँ पर मुद्रा धातु है, तो मुद्रा धातु कौन सी है आपकी, सोडियम। ध्यान रखना कौन सी है, सोडियम। सोडियम नहीं है, सॉरी, सोडियम तो है नहीं, वो मैं दूसरे का दिख गया, सॉरी। मुद्रा धातु है जिंक, टिन, यहाँ पर Pb और यहाँ पर Cu। ये क्या है ना, सॉरी, यहाँ पर जो मिस्टेक मैंने यहाँ पर नोट्स टाइप करवाने के लिए दिए थे तो उन्होंने गलत छाप दिए हैं जल्दी में, इसलिए यहाँ पर मिस्टेक हो रही है मेरे से। तो क्वेश्चन है कि मुद्रा धातु है जिंक, टिन, लेड, Cu। तो इसका राइट आंसर है आपका Cu। तो मुद्रा धातु हम किसे कहते हैं, कॉपर को खोलते हैं, ठीक है। अगला 46वां क्वेश्चन आपका दिया निम्नलिखित में से क्षारीय धातुएं, निम्नलिखित में से क्षारीय धातुएं सोडियम, Be बेरिलियम, Al एल्युमिनियम, Zn जिंक। तो यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु आप लोगों के लिए पता होगी दो है, कि जैसे देखो यहाँ पर मैं बता दूं तो यहाँ पर एस ब्लॉक को दो प्रकार से बांटा गया है। ये कहलाता है एस ब्लॉक। तो ये होता है आपका क्षारीय मृदा धातु, ये होता है क्षारीय धातु। तो यहाँ पर क्षारीय मृदा धातु है, तो क्षारीय धातु है सोडियम, ठीक है, BeAlZn में से सोडियम है, क्या है, सोडियम। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, Na। 47वां क्वेश्चन है तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है परमाणु क्रमांक। तत्व जो क्षारीय ऑक्साइड बनाता है का परमाणु क्रमांक, तो वो कौन सा होता है, क्षारीय ऑक्साइड बनाता है वो होता है पोटेशियम, और उसका परमाणु क्रमांक होता है 19। तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपका 19। क्षार धातुएं BeMg, देखो मैंने बताया ना क्षार धातु होती है, क्षारीय मृदा धातु होती हैं। तो BeMgCa, LiNaK, BAlGa, CuAgAu। तो क्षार धातुएं होती हैं। तो इसका कौन सही है, क्षार धातुएं आपकी लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर ये है। 49वां दिए क्षार धातु नियोन है, नियोन है क्षार धातु, अक्रिय गैस, उपधातु, संक्रमण तत्व। तो जो नियोन होता है वो होता है आपकी अक्रिय गैस। क्या है, देखो नियोन क्या आता है, नियोन हुई, हीलियम हुई, ठीक है, नियोन हुई, हीलियम हुई, और से आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। फ्लोरीन के बाद क्या आता है, नियोन आता है, ठीक है। इसके बाद फिर क्या आती है आपकी हीलियम हो गई, नियोन हो गई, इसके बाद आपकी आती है आर्गन। तो ये सभी क्या है, तो ये आपकी अक्रिय गैसें होती हैं। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, नियोन पर अक्रिय गैस लगा देंगे, ठीक है। तो आपको 49 में आ गया। इसके बाद हम लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे आज का, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तत्व एक्स। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तत्व एक्स XCl2 सूत्र वाला एक क्लोराइड बनाता है। एक्स जो है तत्व, कोई तत्व एक्स है और वो क्या बनाता है, XCl2 वाला सूत्र बनाता है, एक क्लोराइड बनाता है जो
एक ठोस है जिसका गलनांक अधिक है, आवर्त सारणी में तत्व संभवतः किस अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ, एम्स का आपका राइट आंसर है एम जी। क्या है? एम जी इसका राइट आंसर। अब बोलना कि कैसे है, तो देखो भैया मैं समझाता हूँ यहाँ पर। एक तत्व उसने कहा ना, एक तत्व एम जी, एक तत्व है एक्स, क्या तत्व एक्स। अब वो कह रहा है सूत्र बनाता है, क्या बनाता है? सूत्र Cl के साथ। तो अगर ये तत्व Cl के साथ क्रिया करेगा तो वो क्या बनेगा? XCl2 बनाता है। तो मतलब इसके ऊपर 2 होगा, इसके ऊपर 1 होगा, और इनकी क्या संयुक्ता में अदला बदली होगी तो क्या होगा? इसकी अगर यहाँ पर देखो समझिए, यहाँ पर जैसे एक तत्व X है और वो Cl के साथ क्रिया कर रहा है, इसकी संयुक्ता 1 होगी, इसकी संयुक्ता सॉरी इसकी संख्या 2 होगी, इसकी 1 होगी। Cl की तो 1 होती है माइनस, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन मास आप लोगों को पता होगा क्या होता है, 2,8,7 होता है। अब इसका तो हमें पता नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें, इसकी संख्या यहाँ पर आएगी, इसकी संख्या यहाँ पर, तो सूत्र क्या बन जाएगा आपका? XCl2 बन जाएगा। अब ऐसा कौन सा तत्व है जिसकी संख्या 2 होती है? तो देखो सोडियम की बात करें, Na की बात करें, तो आप लोगों के लिए पता होगा 2,8,1 होती है। आप लोगों ने सीखोगे नहीं सीखोगे तो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, उसमें आपको समझा दूंगा। उसी प्रकार से Mg की बात करें तो Mg 12 पर आता है, तो इसका इलेक्ट्रॉन 2,8,2, अतः इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, इसकी आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और इसके ऊपर कितना 2+ आ जाएगा। अगर बात करें एल्युमिनियम की, तो आप लोगों को बता दें तो एल्युमिनियम 13 पर आता है, तो 2,8,3 होगा, इसकी तो हो नहीं सकती। उसी प्रकार से सिलिकॉन की बात करें तो सिलिकॉन भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आपका Mg। ठीक है, आप लोगों के लिए समझ में आ गए। अब इसके बाद हम और इसके आगे के क्वेश्चन 51वें क्वेश्चन से 100 क्वेश्चन तक हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस वीडियो को बार बार देखिए, जो कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर कीजिए। और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप नमस्कार। और वीडियो ख़त्म करने से पहले मैं कह सकता हूँ या कहना चाहता हूँ कि आप हिंदी की वीडियो डली, हिंदी की वीडियो को आप देखिए, सोशल साइंस की वीडियो डली उसको भी आप रिपीट कीजिए, और आपके लिए मैंने एक साइंस की वीडियो भी बना दी है। अब मैं इसके बाद आप लोगों के लिए जो क्लास 12th के बच्चे हैं उनके लिए बायोलॉजी के सेट पेपर लगवाने वाला हूँ, और आप लोगों के लिए भी साइंस के सेट पेपर और सोशल साइंस के सेट पेपर और यहाँ पर आपके मैथ के सेट पेपर लगवाने वाला हूँ। तो आप उनके लिए वेट कीजिए, आप जब तक लिए इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।